नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी बीए प्रथम और प्रथम सेमेस्टर में शामिल जो सिलेबस है आपका, खास करके आपका पेपर का नाम है फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 8 लघु उत्तरीय प्रश्न और 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ और सरल भाषा का प्रयोग करते हुए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जियोग्राफी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, एक अवधारणात्मक विषय है। और जब तक आप जियोग्राफी की अवधारणा को नहीं समझेंगे, तब तक जियोग्राफी आपके समझ से बाहर रहेगी। फिजिकल जियोग्राफी बेसिकली कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उसके बाद में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश, जहां तक हिंदी बोली और समझी जाती है, वहां कहीं पर भी आपने एडमिशन लिया है, जियोग्राफी प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आपको फिजिकल जियोग्राफी के बारे में ही पढ़ना होता है। तो फिजिकल जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और खास करके इसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय तीनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर हम खंड आ के बारे में चर्चा करेंगे, जो प्रश्न पत्र पूछा जाता है सेम उसी पैटर्न पर। देखिए, पहले प्रश्न में आपको पूछा जाता है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस। तो खंड आ से यानी सेक्शन ए से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर 50 शब्दों में लिखने के लिए बोला जाता है, लेकिन मैं 150 शब्दों में आपको बताऊंगा, क्योंकि 150 शब्दों में से आपको कुछ 4-5 या 50 शब्द या 30-35 शब्द तो याद ही रहेंगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। इसीलिए मैंने इसको 150 शब्दों में अपने हिसाब से लिखा है, ताकि आप इसको मैं समझाने के लिए लिखा हूं, ताकि जब आप पीडीएफ भी पढ़ें या वीडियो लेक्चर्स देखें तो आपको समझ में सारी चीजें आ जाए। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है भौतिक भूगोल का, कि भौतिक भूगोल यानी फिजिकल जियोग्राफी को परिभाषित कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, और जाहिर सी बात है, जब उसी सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में तो जानना जरूरी है ना, कि भाई इसको कहते क्या है, फिजिकल जियोग्राफी है क्या। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल जियोग्राफी? लिखते हैं भाई, उत्तर में क्या लिखेंगे कि भौतिक भूगोल यानी फिजिकल जियोग्राफी विज्ञान की वह मौलिक शाखा है। मौलिक शाखा मतलब कि ये विज्ञान, मतलब कि ये जो है जियोग्राफी की एक महत्वपूर्ण शाखा है। बेसिकली भौतिक भूगोल जो होता है ये किसकी शाखा है? एक इसकी जियोग्राफी की शाखा है, भूगोल की मौलिक शाखा है। अब बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ पर विज्ञान भी इसमें आप देखते शामिल, चूंकि वैज्ञानिक विषय जो होता है जियोग्राफी को हम इसी आधार पर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम चाहे पर्वत की बात करें, पर्वत की उत्पत्ति कैसे हो, तो वहां पर भी विज्ञान का प्रयोग करते हैं। चाहे हम बात करेंगे कि किस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से महासागर और नितल, तल, महातल, तमाम प्रकार के उच्चावचन का विकास कैसे हुआ, इन सभी चीजों को हम एक वैज्ञानिक शब्दावली में और वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा समझते हैं, वैज्ञानिक प्रविधि या विधि यानी मेथड के द्वारा हम समझते हैं। तो बेसिकली ये एक विज्ञान ही है कि दो शाखाएं हैं बेसिकली, एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल आप पहले सेमेस्टर में पढ़ते हैं और मानव भूगोल को आप दूसरे सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, एक भूगोल की शाखा कहें या विज्ञान की शाखा कहें, मौलिक शाखा है। भूगोल की एक शाखा है जो पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है पृथ्वी का, और उससे जुड़ी नेचुरल इन्वायरमेंट से जुड़ी जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनका सुव्यवस्थित अध्ययन करता है। और जब भी कोई शास्त्र या कोई विषय किसी भी चीज का सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करता है, उसको हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। विज्ञान की परिभाषा क्या है? सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ऐसे स्थिति में देखें तो भौतिक भूगोल क्या है? एक विज्ञान ही है। ये बात ध्यान रखेंगे। जब हम भौतिक भूगोल की प्रकृति को समझेंगे, उसमें मैंने आपको चीजें समझाई होंगी। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भौतिक भूगोल की प्रकृति समझाएं, नेचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो आप उसको इन तथ्यों के आधार पर समझा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको वैज्ञानिक चीजों के बारे में बताया। क्योंकि ये वैज्ञानिक शब्द, वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग होता है, इसमें वैज्ञानिक मेथड्स का प्रयोग होता है, वैज्ञानिक तरीके से चीजों को हल किया जाता है, और साथ ही साथ में ये भविष्यवाणी पानी कब बरसेगा, कितना बरसेगा, कहाँ नहीं बरसेगा, कहाँ पर कौन सी फसल अच्छी होगी, कौन सी फसल बुरी होगी, कहाँ पर कौन सी मिट्टी है, इन सभी बातों की जानकारी भूगोल हमको दे सकता है। खास करके भौतिक भूगोल, भूगोल की वो एक मौलिक शाखा कही जाती है। तो जो भी घटनाएं हैं प्राकृतिक पर्यावरण से, उन सभी के बारे में बढ़िया जानकारी देता है एक सुव्यवस्थित ढंग से, इसलिए इसको वैज्ञानिक श्रेणी में रखते हैं। यह हमें बताता है भौतिक भूगोल कि हमारा ग्रह कैसे बना है, यानी पृथ्वी कैसे बनी है, और यह कैसे काम करता है, यानी पृथ्वी कैसे बनी है, ये घूर्णन करती है या जो है परिक्रमण करती है, कितनी, यानी 23.5 डिग्री अगर झुकी हुई है तो क्यों झुकी हुई है, इस पर जो घूर्णन करती है उससे दिन और रात होते हैं, जो परिक्रमा करती है सूर्य की उससे जो है क्या होता है, उससे मौसम परिवर्तित होता है। ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चंस का जो है सोल्यूशन आपको मिलता है जब आप इन चीजों को पढ़ते हैं। तो भौतिक भूगोल हमको यही बताता है। आगे लिखेंगे कि यह विषय मुख्य रूप से पृथ्वी के 4 प्रमुख मंडलों पर केंद्रित है। 4 प्रमुख मंडल कौन कौन से पृथ्वी के, जिसके बारे में भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर भौतिक भूगोल के अगर विषय क्षेत्र भी पूछा जाए तो आप इन चीजों को लिख देंगे तो विषय क्षेत्र में भी शामिल हो जाएगा।
देखिए, सबसे पहली बात लिखेंगे, भौतिक भूगोल में पहला चीज है स्थल मंडल का अध्ययन करते हैं। स्थल मंडल को अंग्रेजी में लिथोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें भूमि की आकृतियां जैसे पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, झील, तालाब, मतलब कि झील तालाब तो आपका जल में आ जाएगा, तो पठार, मैदान, ये सब जितना है पठार चीजें हैं जो स्थल पर आकर जो हैं उनके बारे में, तो भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इन सभी का, खास करके चट्टाने और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी के अंदर जो खास करके जो क्रस्ट है, मेंटल है, यानी सियाल, सीमा, निफे जो है परत पूरी, उन सभी का अध्ययन हम जो है स्थल मंडल के अंतर्गत यानी लिथोस्फीयर के अंतर्गत करते हैं। तो पहला ज्योग्राफी मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में हम स्थल मंडल का अध्ययन करते हैं। दूसरा ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी में दूसरा होता है वायुमंडल, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें हम मौसम से संबंधित जितनी जानकारी होती है, मौसमी क्रियाएं, उन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। पानी कैसे बरसता है, किन प्रक्रियाओं के द्वारा बरसता है, सब कुछ जानते हैं। मौसम में हवाएं कैसे चलेंगी, कहाँ पर कौन सी हवा चलती है, कहाँ पर चिनोक, कहाँ पर जो है कौन सी गरजता चालीसा है, कौन सी जो है चीखता साठा है, उन सभी के बारे में। जलवायु कैसे एक प्रकार से बदलती है और जलवायु क्या होती है, सब कुछ बारे में। हवा कैसे चलती है, किस दिशा में चलती है, कहाँ पर कैसी हवा पाई जाती है, तापमान यानी तापमान कितना होता है, और वर्षा, इन सभी को हम वायुमंडल के माध्यम से समझते हैं, चूंकि वायुमंडल के अंतर्गत इन चीजों का अध्ययन हम करते हैं। तो वायुमंडल हो गया। तीसरा जो होता है फिजिकल ज्योग्राफी में जो हम पढ़ते हैं मेन टॉपिक उसका, वो होता है जलमंडल। जलमंडल को अंग्रेजी में हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। मंडल माने स्फीयर और हाइड्रो माने जल, ठीक है। एट माने होता है एटमॉस की अगर बात ये तो एटम माने होता है आपका वायु जो हो जाता है, ठीक है, और स्फीयर माने होता है मंडल, वायुमंडल हो गया। ऐसे ही लिथोस्फीयर जो होता है ये आपका स्थल मंडल कहलाता है। तो जलमंडल की बात किया तो जैसे महासागरों का अध्ययन हुआ, नदियों का अध्ययन हुआ, झीलों का अध्ययन हुआ, और हिमनद, हिमनद माने होता है बेटा ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर का अध्ययन वगैरह हम सब इसमें देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ ग्रुप में मिल चुका होगा, आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। और तीसरा चौथा आपका होता है जीवमंडल। बेसिकली जीवमंडल जो होता है जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, बायोस्फीयर के अंतर्गत ही आप देखते हैं बेटा, बायोस्फीयर के अंतर्गत हम देखेंगे तो जलमंडल, जलमंडल भी बायोस्फीयर के अंतर्गत आता है, वायुमंडल भी आता है और स्थल मंडल भी आता है, यानी कि जो है लिथोस्फीयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों जो होते हैं ये बायोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन सभी में जीवन पाया जाता है, चाहे वो पर्वत पठार पर हो, चाहे बात वायुमंडल की हो और चाहे बात स्थल मंडल की हो, सभी पर जीव पाया जाता है। और जहां कहीं पर भी जीव पाया जाता है उसको हम जो है बायोस्फीयर कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। तो जैव मंडल जैसे मान लेते हैं, अगर हम एक उदाहरण के माध्यम समझाऊं तो जैव मंडल अगर ये है, ठीक है, इसको हम पूरा जैव मंडल कहेंगे, यहीं पर आपका हो जाएगा स्थल मंडल, यहीं पर हो जाएगा आपका जल मंडल, और यहीं पर आपका हो जाएगा बेटा वायुमंडल, यानी वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल, ये सब जो है कहीं ना कहीं किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आते हैं जैव मंडल के अंतर्गत। और इन सभी इन चारों का अध्ययन जो होता है वो हम भौतिक भूगोल के माध्यम से करते हैं। तो भौतिक भूगोल यही है, ठीक है। और इसका उद्देश्य समझते हैं। भौतिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य है इन प्राकृतिक तत्वों की उत्पत्ति के बारे में, संरचना के बारे में, वितरण के बारे में और उनकी आपस में होने वाली अंतःक्रियाओं को समझना जो है इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। खास करके इसका उत्पत्ति कैसे, प्राकृतिक तत्वों की, उनका संरचना कैसे, कहाँ कहाँ पर क्या पाया जाता है, इन सभी को की क्रियाएं, उनके बीच में जो क्रियाएं होती हैं उन सभी का अध्ययन हम करते हैं। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि यह पर्वतों के निर्माण, खास करके कोबर का भूसन्नति सिद्धांत हुआ, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत हुआ, इन सभी के माध्यम से हम लोग चीजों को जानते हैं। पर्वत निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, चक्रवात यानी साइक्लोन कैसे आता है, साइक्लोन बनने की क्या प्रक्रिया है, इसके साथ ही साथ में महासागरीय जल के तापमान में भिन्नता का अध्ययन, ये सब चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। हम सब इसमें अध्ययन करते हैं, सब ये उद्देश्य यही पूरा करता है। यह हमें प्रकृति को समग्रता से समझने में सहायता करता है, कौन, भौतिक भूगोल। इस तरीके से भौतिक भूगोल के बारे में आपने समझा। अगर आप ये पीडीएफ वैसे ग्रुप में मैंने आपको बताया मिल चुका है, तो शुक्ला स्टडी पॉइंट का कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, उसमें तमाम प्रकार का पीडीएफ आपको सभी सब्जेक्ट का, यूनिट का, सभी का मिलता है। 9161 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। क्या एसएमएस करना है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। देखिए गुरुजी हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, हमारा नाम ये है, इस यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं हम। यूनिवर्सिटी मतलब कि आप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ते होंगे, वह कॉलेज आपका यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होता है। तो आप बताएंगे गुरुजी हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो मैं आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताइएगा सीधे सीधे, ठीक है। सब्जेक्ट में जैसे आपका 2 मेजर सब्जेक्ट या कहीं कहीं पर 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट और 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, ये आपके 4-5 सब्जेक्ट होते हैं। इन सभी की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में करवाई जाएगी, ठीक है। आपको बता दूं कि परीक्षा के अंतिम दौरान के लिए जो पीडीएफ कोर्सेज की व्यवस्था है, मॉडल पेपर की व्यवस्था है, वो सब आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट तमाम सारे मिल जाएंगे। आपको मात्र 100 रुपए पेमेंट करना होगा। कैसे, आपके पास जैसे इतना व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, इसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं, ठीक है। ये 100 रुपए फीस आप जमा करेंगे, वैसे ही आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी और लिखित भी, जैसा भी पेपर आपका होता होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ जैसे अगर मान लेते हैं आप गूगल पे, फोन पे या कुछ भी नहीं चलाते ऑनलाइन माध्यम, तो आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं। जैसे कि आप अपने भाई से, अपने बहन से, अपने पिताजी से, या अपने किसी भी आपके घर में कोई चलाता हो, अपना आपका कोई दोस्त हो, हित मित्र हो, आप उससे भी फीस जमा करवा सकते हैं। तो 100 रुपए फीस में आपको जो है मिल जाता है, क्या सब कुछ मिलेगा, पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का। लेकिन जो बच्चे हमारे चाहते हैं गुरुजी हम आपसे ही पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर का पढ़ना चाहते हैं,
तो क्या हम जो है 200 रुपए अभी पेमेंट कर दे तो हमको दोनों में जोड़ देंगे क्या? बिल्कुल बेटा, 200 रुपए फीस में आपका नहीं बल्कि और भी कम फीस आपकी लगेगी अगर एक साथ जुड़ते हैं तो। अगर एक साथ आप जुड़ते हैं, पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर एक साथ ज्वाइन करते हैं, तो आपके लिए मात्र और मात्र 150 रुपए फीस है। अभी ऑफर में चल रहा है। अगर कोई बच्चा दोनों सेमेस्टर का एक साथ लेता है अभी के समय में, उसकी फीस मात्र और मात्र कितने रुपए होगी? 50 रुपए। जो पुराने बच्चे जुड़ चुके हैं वो भी, उनके लिए भी ये कोर्स वैध है। वो भी 50 रुपए अभी पेमेंट करके सेकंड सेमेस्टर की आप जो है एडमिशन जो है अपना कर सकते, ताकि शुरुआत से जब क्लासेस चले तो उसमें शुरू से आपको क्लास मिलती रहे। ठीक है, इसका फायदा ये होगा कि तो उसमें आपका 6 महीना पूरा सेकंड सेमेस्टर का मात्र 50 रुपए में हो जाएगा। जो बच्चे हमारा प्रथम सेमेस्टर का कोर्स लेंगे उनके लिए सेकंड सेमेस्टर मात्र 50 रुपए में मिल जाता है। वो अभी के लिए जो एक साथ जोड़ेंगे तब। ठीक है, तो आप तुरंत एसएमएस करें इस नंबर पर और कहें गुरुजी हमको फर्स्ट सेकंड दोनों का चाहिए, तो आपको वो भी मिल जाएगा और एक का चाहिए तो भी मिल जाएगा। जैसे ये आपका जो कोर्स मतलब ये पीडीएफ चल रहा है पीछे, आपको दिखाई पड़ रहा होगा तमाम साल जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस सभी का पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप एक बार वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ आप देख लीजिएगा। वीडियोस तो आप यूट्यूब पर देख पा रहे होंगे ऑलरेडी, लेकिन इसका पीडीएफ आपको केवल व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलता है और व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही पीडीएफ आपके लिए व्यवस्थित कर दिया गया है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे और बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझ पाएंगे। चलिए, आजकल सब बोलते हैं एसआईपी स्टार्ट कर, समझ कर देर ना करें। दूसरा प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 मुख्य परतों के नाम बताइए। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः 3 संकेंद्रित परतों, खास करके कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में बांटा गया है। जैसे एक अंडे या प्याज की परतें होती हैं, आप देखेंगे अंडे आपने नहीं देखेंगे तो प्याज देखेंगे, प्याज में कई परतें होती हैं। ऐसे पृथ्वी की भी कई परतें होती हैं। ये परतें खास करके पहली परत का नाम है भूपर्पटी। ठीक है, क्या नाम है बेटा? पहली परत है अपनी भूपर्पटी, पृथ्वी की। भूपर्पटी को अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं। ये क्रस्ट वाली जो है संरचना मैंने आपको दिखाई, यह सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत होती है जिस पर हम निवास करते हैं, जहां पर हम रहते हैं। वो ये महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई लगभग में 35 किलोमीटर होती है, यानी 35 किलोमीटर गहरी। अगर पृथ्वी को 35 किलोमीटर खोदा जाए तो वहां तक आपकी ये परत जो है जाती है। और महासागरों के नीचे केवल 5 किलोमीटर। महासागर चूंकि गहरे होते हैं तो वहां से 5 किलोमीटर गहरा, ठीक है, लेकिन अगर महाद्वीपों से खोदेंगे तो 35 किलोमीटर तक गहराई जो है इसकी मानी जाती है। यह मुख्य रूप से सिलिका यानी इसको सियाल, सिलिका माने क्या होता है? सिलिका यानी कि इसमें जो है सिलिका की मात्रा अधिक होती है इस परत में, और एल्यूमिनियम की मात्रा, इसीलिए इसको सियाल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं? इसको हम क्रस्ट को ही सियाल कहा जाता है। सियाल, सीमा, निफे। दूसरी को सीमा कहते हैं, अगली को जो है निफे कहते हैं। सियाल इसलिए कहते हैं क्योंकि एसआई इसका मिला दिया और एल एल्यूमिनियम का मिला दिया। तो सिलिका और एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता क्रस्ट वाले इस पर पाई जाती है, यानी भूपर्पटी पर पाई जाती है। यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, ऐसे धातु ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको सियाल कहा जाता है। दूसरी परत जो है पृथ्वी की वो है मेंटल। मेंटल माने जो बीच का इलाका है वो पृथ्वी का, समझे? मेंटल। मेंटल की बात की जाए तो यह भूपर्पटी के नीचे स्थित है और लगभग में 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है, 35 किलोमीटर से, यानी कि जहां से भूपर्पटी खत्म होती है वहीं से मेंटल शुरू होती है और वहां से लेकर के 2900 किलोमीटर की मोटी जो परत है पृथ्वी के अंदर की, वो एक प्रकार से मेंटल कहलाती है। ठीक है, यह परत आयतन के हिसाब से पृथ्वी का लगभग 84% भाग होता है, यानी 84% भाग अकेले मेंटल कवर करता है। यह मुख्य रूप से सिलिका, यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं सिलिका की और मैग्नीशियम की यानी Mg की अधिकता है, इसीलिए इसको सीमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं? सीमा के नाम से जानते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए इस परत को सीमा भी कहते हैं, मेंटल को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझो, जैसे मान लेते पृथ्वी है तो पृथ्वी की यहाँ पर गोलाई पे यहाँ पर केंद्र होगा। इस चीज को हम काट करके यहाँ पर बाहर निकाल ले रहे हैं। ठीक है, जैसे हम पृथ्वी को यहाँ से काट करके बाहर निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से आकृति हमको मिलेगी। ये देखिए, ये पृथ्वी का केंद्र है, ऊपर वाली आकृति मान लेते हैं हम काट के निकाल रहे हैं, ये वाली। ठीक है, ये वाली हम काट करके निकाल रहे हैं। ठीक है, ये वाली हमने काट के निकाल ली यहाँ पर। ठीक, ये आपकी जो होती है इसको बोलते हैं आपका क्रस्ट। ठीक है, और ये वाला जो बीच वाला इलाका है इसको बोलते हैं मेंटल, और ये होता है आपका क्रोड यानी कि कोर, क्रोड यानी कि नीचे वाला इलाका। तो यहाँ पर आप देखते हैं ज्यादा सबसे अधिक मात्रा में यही है, ज्वालामुखी वगैरह क्रिया यहीं से आपकी मिलती है। और ये जो होता है यहाँ पर आपका देखते हैं सियाल की दिखता है, तो इसको बोलता बेटा क्या बोलते हैं? सियाल, यानी कि सियाल बोलते हैं, इसको सीमा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है। और क्रोड पे यहाँ पर आप देखते हैं निफे बोलते हैं, NiFe, यानी कि निकल और फेरस, यानी यहाँ पर ठोस अधिक मात्रा में चीजें होंगी पृथ्वी के एकदम से केंद्र पर, एकदम बीचों बीच इलाके में जब जाएंगे पृथ्वी के, इलाका बहुत ज्यादा मोटा होता है। यहाँ पर एक प्रकार से बहुत ज्यादा क्या सघन इलाका है, इसीलिए यहाँ पर निकल और फेरस जैसी एक प्रकार से जो चीजें होती है वो पाई जाती है, जो कि बहुत ही ठोस मानी जाती है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मैंने आपको समझाया। तो ये चीज यहाँ पर आपको समझाई गई है। इसको सीमा भी कहते हैं। यहीं पर प्लेटों को गति देने वाली संवहनीय धाराएं जो होती है चलती है, जिससे प्लेटें एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक सकती है, जिसको हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपको समझाया था, वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। अगला है आपका क्रोड। क्रोड को कोर भी कहते हैं अंग्रेजी में। यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक और सबसे गर्म भाग होता है। यह मुख्य रूप से निकेल यानी Ni और लोहा यानी फेरस जैसे भारी तत्वों से बना हुआ है, इसलिए इसको निफे भी कहा जाता है।
इसे बाहरी क्रोड यानी द्रव और आंतरिक क्रोड यानी ठोस। इसका जो पृथ्वी का जो आंतरिक क्रोड है यानी कि ये वाला जो इलाका होता है ये आंतरिक क्रोड है, जो कि आंतरिक क्रोड कैसा बेटा, आंतरिक क्रोड की अगर बात की तो ये ठोस एकदम से ठोस है। और इसका जो बाहरी क्रोड होता है ये वाला, ये द्रव अवस्था में ये पिघला हुआ है, यानी कि ये बीच यहाँ का इलाका पिघला है, यहाँ पर ठोस है पृथ्वी के अंदर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। जहां अत्यधिक तापमान और दबाव होता है वहां पर आप देखते हैं वही प्रकार से जहां पर तापमान अधिक बढ़ जाता है वहां पर चीजें पिघल जाती है, दबाव बढ़ जाता है तो ठोस चीजें बन जाती हैं। ये सब चीजें आपने समझी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगला आपका आ चुका है तीसरा प्रश्न है प्लेट विवर्तन की। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का मूल विचार क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात अगर करें तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भूविज्ञान का वह क्रांतिकारी सिद्धांत है जो यह बताता है कि पृथ्वी बाहरी कठोर भाग जिससे स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर कहते हैं, कई बड़ी और छोटी कठोर प्लेटों में बटा हुआ है। और बेसिकली कई प्लेट, जैसे नजका प्लेट हो गई, अपलेशियन प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट हो गई, उत्तरी अमेरिकन प्लेट हो गई, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट हो गई, ऐसे कई प्लेट है। तो प्लेट एक दूसरे पर खिंच सकती है, एक दूसरे पर चलती रहती है। इसका मूल विचार यह है बेटा कि ये प्लेटें जो महाद्वीप और महासागर दोनों को ढोती हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग पर दुर्बलता मंडल, इसको आप कह सकते हैं एस्थेनोस्फीयर पर लगातार और धीरे धीरे गति करती है। जो लगातार दुर्बलता मंडल जिसको कहते हैं, जिसको आप एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर जो होता है वो एस्थेनोस्फीयर पर तैरता रहता है, और लिथोस्फीयर जो होता है उसी पर बेटा ये हमारी महाद्वीप वगैरह होती है। इसीलिए जब एक प्लेटें तैरती हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट पर तैरती जाकर के टकराती है तो इसे पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे हिमालय पर्वत, आल्पस पर्वत हो गया, रॉकीज, एंडीज पर्वत हो गया, ये सब जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा ही बने हैं। वलित पर्वतों का निर्माण होता है। थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब है इसीलिए क्लास थोड़ा सा डिले हो जा रही है, बोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है बेटा। देखिए इस गति की दर प्रतिवर्ष कुछ सेंटीमीटर होती है, यानी एक साल में थोड़ा एक कुछ सेंटीमीटर जो है ये आगे सकती प्लेट। यह गति मेंटल में उत्पन्न होने वाली सम्मानीय धाराओं, खास करके जो मेंटल में सम्मानीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, उन्हीं समान धाराओं की वजह से ये प्लेटें खिंच सकती रहती हैं। ठीक है, इन प्लेटों की गति के कारण से तीन प्रकार के किनारे यानी कि प्लेट बाउंड्रीज बनती हैं। एक होती है अपसारिक प्लेट, अपसारी किनारे वाली जो प्लेटें होती हैं। देखिए प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जैसे मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक से क्या हो रहा है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाती है, तो वहां पर क्या बन जाता है, कटक बन जाता है, बीच का इलाका थोड़ा सा गड्ढा खाली हो जाता है। ठीक है, तो उसको अपसारी किनारा कहते हैं। दूसरा होता है अभिसारी किनारा। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं कॉन्वर्जेंट। ठीक है, कॉन्वर्जेंट। तो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं जब, जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत में क्या हुआ कि प्लेटें एक दूसरे से टकराई, जैसे कि आपकी ऑस्ट्रेलियन और भारतीय जो दक्षिणी भारतीय प्लेट है वो जाकर के टकराई, किससे जाकर के टकराई है, यूरेशियन प्लेट से। और जब वहां पर टकराई तो हिमालय पर्वत जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आज भी हिमालय पर्वत की ऊंचाई दिन प्रतिदिन सेंटीमीटर में बढ़ती रहती है। पहले 8,848 मीटर थी, आज अगर नापे तो 8,850 मीटर की ऊंचाई उसकी हो गई है लगभग में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं जो हिमालय पर्वत आज बढ़ रहा है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा ही बढ़ रहा है। प्लेट एक दूसरे को टकराती है, इस वजह से वो प्लेट बढ़ती रहती है। रूपांतरण किनारा, तीसरा होता है रूपांतरण किनारा। अब सारी माने होता है जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बीच में कटक का निर्माण हो जाता है, यानी कि गड्ढा हो जाता है, खाई बन जाती है। जब प्लेट एक दूसरे की तरफ आती है, जिसको अभिसारी कहते हैं, एक दूसरे की तरफ आती है तो उससे पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, और जब तीसरी प्लेट होती है रूपांतरण किनारे, प्लेटें अलग अलग की अगल बगल से फिसलती हैं, जैसे कि सैन एंड्रियास फाल्ट जो होता है, जब प्लेटें अगल बगल से गुजरती तो क्या हो जाता है, फाल्ट हो जाता है, गड्ढा बन जाता है, दरार पड़ जाती है। ठीक है, ऐसे संभावनाएं हो सकती है। तो इस तरीके से तीन प्रकार के किनारे निर्माण होते हैं। इन्हीं किनारों पर भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण जैसी प्रमुख वैज्ञानिक घटनाएं घटित होती है। प्लेट एक दूसरे पर मानते रगड़ जाती है कभी कभी तो उससे भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी निकल सकती है। ठीक है, प्लेट एक दूसरे पर जाकर टकराती तो उससे ज्वालामुखी या भूकंप फट सकता है। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें हो सकती है। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारणों को संक्षेप में समझाइए। देखिए ज्वालामुखी को अंग्रेजी में वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो पृथ्वी की सतह पर एक दरार या छिद्र होता है जिससे गर्म लावा, राख और गैसे चट्टानी टुकड़े बाहर निकलते हैं झटके के साथ। इसके विस्फोट के लिए मुख्य रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली जो दो प्रक्रियाएं हैं वो जिम्मेदार है। पहली प्रक्रिया होती है मैग्मा का निर्माण और जमाव। पृथ्वी के मेंटल परत में अत्यधिक तापमान होता है, और तापमान जब ज्यादा होता है और दाब ज्यादा होता है, इसकी वजह से कुछ चट्टानी दबाव की वजह से और तापमान की वजह से चट्टानी पिघल जाती हैं, और वही पिघली हुई चट्टानें जो होती हैं वो मैग्मा कहलाती हैं। ठीक है, ये बात आता है, और मैग्मा बन जाता है। यह पिघला हुआ मैग्मा ये पिघला हुआ मैग्मा आसपास की चट्टानों से हल्का होने के कारण से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ और भूपर्पटी के नीचे एक बड़े जलाशय में जमा हो जाता है, जिसे मैग्मा कोस्ट कहा जाता है। क्या होता है बेटा कि जैसे कोई भी चीज होती है, आप ठंडी का महीना आ रहा है, आप अलाव सेकते हैं, कौरा जलाते, तप्ता जलाते हैं, वहां पर आप देखते हैं धुआं जो होता है ऊपर की ओर भागता है। क्यों धुआं ऊपर की ओर भागता है? क्योंकि वो वायु से हल्का होता है, आसपास की वायु से हल्का होता है, इसलिए ऊपर भागता है। ऐसे ही जब एक प्रकार से मैग्मा बन जाता है तो मैग्मा जो होता है वो आसपास की चीजों से हल्का हो जाता है, आसपास की चट्टानों से हल्का हो जाता है, क्योंकि तापमान और दबाव की वजह से वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। पिघलने पर क्या होता है, वो कुछ हल्का हो जाता है। हल्का होने की स्थिति में वो ऊपर उठने का काम करता है, जो हल्की चीजें ऊपर भागती है। ठीक है, इसलिए गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। आप चाहे भाप ले ले, भाप में पानी रहता है लेकिन वो फिर भी ऊपर उठती है क्योंकि वो गर्म है, वो वायु से हल्की होती है।
तो ऊपर भागने का प्रयास करती है वो। अब जब वो ऊपर भागने का प्रयास करती है तो उससे क्या होता है, जो ऊपर का जो जमीन होता है वो उसमें दरार पड़ना शुरू हो जाती है, और जब वही बहुत अधिक मात्रा में ऊपर की ओर भागता है तो इससे वो चीज आकर के ऊपर जो है थोड़ा सा दरार पाता है, वो फट जाता है, वही ज्वालामुखी हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और दूसरी क्रिया होती है दाब में वृद्धि और निकास। मैग्मा कोष्ठ में जैसे जैसे मैग्मा और उसमें फंसी हुई गैसें, विशेष करके जलवाष्प जो होता है जमा होता जाता है, वैसे वैसे अंदर का दाब यानी प्रेशर और भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे मैग्मा कोष्ठ, जहां पर मैग्मा इकट्ठा होता है खूब ज्यादा, उसमें खूब मैग्मा इकट्ठा हो गया तो उससे क्या होता है, जो जलवाष्प होता है वो ऊपर भागने का प्रयास करता है, दबाव भी बढ़ता जाता है। जब यह आंतरिक दाब भूप्रपट्टी की शक्ति यानी कि रेसिस्टेंस से अधिक हो जाता है, मतलब की जो भूप्रपट्टी की शक्ति है यानी उसको फाड़ने के बराबर हो जाती है, उसको विस्फोट करने के, बस वो फाड़ करके निकल जाता है। और जब तक नहीं होती उतनी शक्ति तब तक वो उसी पे टकराता रहता है, और जैसे शक्ति होती है तो खूब आराम से निकलता है और फाट जाती है पृथ्वी, और ज्वालामुखी फट जाता है। तो अधिक हो जाता है तो मैग्मा एक कमजोर बिंदु या दरार को तोड़ करके जोरदार ढंग से बाहर निकल जाता है, जिसे ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। ठीक है, यह क्रिया अक्सर प्लेटों के टकराने या दूर जाने की वजह से हो सकती है, किनारों पर हो सकती है। मैंने आपको बताया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ही हम ज्वालामुखी और भूकंप को भी समझ सकते हैं, क्योंकि प्लेटें आपस में एक तरफ आएंगी तो इससे क्या होगा, जब टकराती प्लेटें तो भी भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी पड़ सकती है, प्लेटें दूर जाती तो भी ऐसा हो सकता है, और प्लेटें जो है अगर अगल बगल से निकल रही तो भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं प्लेटों को अगर आपको समझाने का प्रयास करूं, एक तो प्लेटें होती है अपसारी प्लेटें। अपसारी प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे से टकराती हैं तो इससे क्या होगा, भूकंप आ सकता है, दो प्लेटें। ठीक है, और यही प्लेटें मान लेते हैं एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या बनेगा, गड्ढा बन सकता है, बीच में थोड़ा सा कटक का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी टाइप की प्लेट होती है जब ये प्लेटें एक दूसरे के समानांतर ही ऐसा रगड़ के, यानी एक इधर जा रही है, इधर जा रही है, इस तरीके से, या इस तरीके से दोनों एक तरफ ही जा रही है, तो दोनों एक किसी की गति तेज है, किसी की गति धीमी है, या इस तरीके से, तो इस तरीके से रगड़ भी पड़ सकती है तो भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न, अपक्षय यानी कि वेदरिंग और अपर्दन यानी इरोजन में मुख्य अंतर क्या है। देखिए, अपक्षय और अपर्दन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, अनच्छादन। देखिए, अनच्छादन क्या होता है बेटा, अनच्छादन जो होता है, अगर अपक्षय और अपर्दन दोनों को मिला दे तब जाकर के बनता है अनच्छादन। इसमें मान लेते कोई पत्थर है, यहाँ पर कोई पत्थर है, नदी आकर आ रही है यहाँ से, नदी इसको इस पत्थर को तोड़ करके दो भागों में बांट देती है, दो पत्थर हो गया, नदियों की तरह टूट गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा मतलब अपक्षय यानी कि एक पत्थर को दरार पड़ गई, पत्थर टूट गया। ठीक है, लेकिन पत्थर एक ही स्थान पर है। अब यही पत्थर आकर के नदी आ रही है, नदी आकर के इस पत्थर को क्या कर दे, इस पत्थर को आगे बढ़ा करके लेके चली जाए, उस पत्थर को आगे बढ़ाती लेकर के चली जाए नदी। ठीक है, और नदी जो है इस पत्थर को बढ़ाती लेकर के चली जाए, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, नदी के साथ, नदी के पानी के साथ पत्थर बहने की प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है। इसी पत्थर को जब नदी जो है छोड़ देती है, इस पत्थर को छोड़ दिया तो नदी आगे बढ़ गई, इस पत्थर को छोड़ दिया यहीं पर और नदी आगे बढ़ जाती है, क्योंकि जब नदी की शक्ति कम हो जाती है तो वो पत्थरों को छोड़ देती है, या फिर जो भी मलबा अपने साथ भाग करके ले आती है उसको छोड़ देती है, तो उसी को निक्षेपण, छोड़ने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, छोड़ने की प्रक्रिया निक्षेपण, उसको अपने साथ बहाने की प्रक्रिया अपर्दन, तोड़ने की प्रक्रिया अपक्षय, बहाने की प्रक्रिया अपर्दन, और उसको छोड़ने की प्रक्रिया निक्षेपण, और जिसको छोड़ती है उसको निक्षेप कहते हैं, कचरा कहते हैं, जो नदी अपने साथ जो बहाती है उसको निक्षेप कहा जाता है, और छोड़ने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। तो जियोग्राफी में सारे टर्म याद रखिएगा, परीक्षा में हमेशा पूछा रहता है। ठीक है, और अपर्दन और अपक्षय दोनों को मिला देंगे, यानी तोड़ करके बहने की प्रक्रिया, पूरा दोनों मिलाकर के अनच्छादन बन जाता है। अगर आप यूपीएससी स्टेट समझे, उत्तर लिखेंगे, अपक्षय और अपर्दन दोनों ही भू आकृतियों को बदलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, लेकिन दोनों में एक स्पष्ट मौलिक अंतर होता है, उस अंतर को समझने का प्रयास करें। देखिए, विशेषताओं के आधार पर इसमें कई अंतर हैं, जैसे कि विशेषता इधर लिखी हुई विशेषता है, ये अपक्षय के बारे में लिखा हुआ है, और अपर्दन के बारे में आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ। देखिए, मूल प्रक्रिया में भी अंतर आपको देखने को मिलता है अपक्षय और अपर्दन में। अपक्षय जो होता है बेटा, ये चट्टानों का अपने मूल स्थान पर ही टूटने या विघटित होने या गलने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं, अपने मूल स्थान पर जहां पर है वहीं पर टूट जाती है, उसको हम अपक्षय कहते हैं। लेकिन अपर्दन जो होता है, इसमें टूटे हुए मलबे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना यानी परिवहन शामिल होता है। यानी अपर्दन में क्या होता है, कोई चीज जिसने तोड़ा है उस चीज को, वही उस चीज को बहा करके ले जाए। नदी ने तोड़ा, नदी बहा करके ले जाएगी। वायु के झोंकों से टूटा तो वायु उसको बहा करके ले, जैसे कि राजस्थानी इलाकों में या मरुस्थलीय इलाकों में क्या होता है, जब हवाएं तेज चलती हैं तो जो धूल के कण होते हैं उनको उड़ा लेती हैं हवाएं, और उसको उड़ा करके ले जाकर के एक स्थान पर छोड़ देती हैं। हवाओं के साथ जब बालू उड़ता है तो उस प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं, और वही बालू जब वो छोड़ देती तो उसको निक्षेपण भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा गोरे हो गए क्या भैया? चलिए, तो अपर्दन, अपक्षय, अनाच्छादन, निक्षेपण सब समझ में आ रहा है। निक्षेप क्या होता है, मजा आ रहा है भैया? बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो ये होता है आपका अपर्दन और अपक्षय में पहला अंतर। दूसरा अंतर है गति के हिसाब से। देखिए, गति, अपक्षय जो होता है यह एक स्थिर यानी स्टैटिक प्रक्रिया है, जिसमें मलबे का संचलन शामिल नहीं होता है, केवल टूट जाता है वहीं पर रुका रहता है। जबकि अपर्दन जो होता है ये गतिशील यानी डायनामिक प्रक्रिया है, जिसमें ऊर्जा और गति शामिल होती है। यहीं पर जो तोड़ता है वो बहा करके ले जाता है। तीसरा अंतर होता है कारकों का अंतर। देखेंगे, देखिए,
जो अपक्षय होता है तापमान परिवर्तन, पाला, रासायनिक क्रियाएं, जीवों की जड़ें, इन सभी से प्रभावित होता है, ठीक है। जबकि जो आपका अपर्दन होता है गतिशील कारक, खास करके बहता जल इसको प्रभावित करता है, नदी प्रभावित करती है, हवा प्रभावित करती है, हिमनदनी ग्लेशियर प्रभावित करता है और समुद्री लहरें भी जो है अपर्दन को प्रभावित करती है, जबकि अपक्षय को नहीं। इसके अलावा अगला परिणाम, देखिए यह जो अपक्षय जो होता है अपर्दन के लिए मलबा तैयार करता है। कौन? अपर्दन के लिए मलबा तैयार करता है, टूट फूट करके एकदम से रखा रहता है, उसको आकर कोई बहा ले जाए। अपक्षय जो होता है वो मलबा तैयार करता है और अपर्दन जो होता है उसी मलबे को बहाने के लिए तैयार रहता है, उसको बहाता है, ठीक है, उसको हटाता है, नई भू आकृतियों का निर्माण करता है अपर्दन। अपर्दन के परिणाम स्वरूप ही डेल्टाओं का निर्माण भी होता है। संक्षेप में अपक्षय चट्टान को तोड़ता है जबकि अपर्दन उस टूटे हुए पदार्थ को हटाता है। दोनों प्रक्रियाएं मिलकर के पृथ्वी की सतह को आकार देती हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर समझा। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन, आप देखिएगा। छठा प्रश्न है भैया, वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे ऊपरी परत कौन सी है? देखिए, तापमान के आधार पर वर्गीकृत वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की 5 मुख्य परतों में से सबसे निचली और सबसे ऊपरी परत निम्नलिखित है। तो सबसे निचली परत की बात की तो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल जो है सबसे नीचे है, हम लोग जहां पर रहते हैं वो क्षोभ मंडल, यानी हमारे से ऊपर थोड़ा सा देखेंगे तो क्षोभ मंडल ही शुरू हो जाता है, और सबसे बाहरी वाले मंडल सबसे जो ऊपर है सबसे उसको बहिर्मंडल कहते हैं। तो क्षोभ मंडल जो है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग में 13 किलोमीटर के आसपास होती है। ध्रुवों पर यही ऊंचाई 8 किलोमीटर हो जाती है और भूमध्य रेखा पर यही ऊंचाई 18 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। जैसे कि मान लेते हैं पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर अगर वायुमंडल की हम बात करें, वायुमंडल ये होगा आपका, ठीक है। ये ध्रुव हो गया आपका, ये ध्रुव हो गया बेटा, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये ध्रुव हो गया और ये किनारा हो गया। तो ध्रुवों पर आप देखते हैं, ध्रुव की अगर बात की जाए, ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी हो जाती है बेटा? ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, यानी ये यह इलाका कम होता है, 8 किलोमीटर हो गया। और बीच में आप देखते हैं यहाँ पर इलाका, ये ध्रुव आपका इधर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके ध्रुवों पर कम ऊंचाई होती जाती है इसके ध्रुव, चूंकि ये वाला जो ऊपर हम बनाए हैं, देखें ध्रुव आपका ये नहीं होगा, समझने का प्रयास करेंगे। ध्रुव मैं आपको बताता हूँ ध्रुव क्या। देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी पे यहीं से आप देखते हैं, पृथ्वी पर ये वाला जो भाग है ये ऊपर वाला भाग है, ये पृथ्वी के मैं ऊपर बना रहा हूँ इस तरीके से। ये वाला जो ऊपर वाला भाग, ये पृथ्वी नीचे धसी हुई, मतलब ये पृथ्वी है और इसके ऊपर वाला भाग। ध्रुव कहाँ पर पड़ेगा आपका? ध्रुव आपका जो है इस तरीके से यहाँ पर पड़ेगा, ये यहाँ पर जो भाग होता है, तो यहाँ पर कम ऊंचाई होती है, यहाँ पर ज्यादा, तो यहाँ पर 18 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। भूमध्य रेखा पर कहाँ? भूमध्य रेखा ने बीच वाली इलाके पर, यहाँ पर 18 किलोमीटर हो जाता है भूमध्य रेखा पर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर वही ऊंचाई कितनी हो जाती है, कम करके ध्रुव पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पड़ती है, ठीक है। ध्रुव के इलाकों में 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और ऊपर आप देखेंगे तो 18 किलोमीटर। यह परत मानव और अन्य जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी मौसमी घटनाएं यहीं पर होती हैं। जैसे बादल का बनना हुआ, वर्षा का होना हो, तूफान वगैरह, ओलावृष्टि, ये सब जो है क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर हवाई जहाज कहाँ पर उड़ाई जाती है? क्षोभ मंडल के ऊपर, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाई जाती है क्योंकि वहां पर मौसमी घटनाएं नहीं होती है। हेलीकॉप्टर जो होते हैं इसी मंडल में, क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं। इसलिए अभी हाल फिलहाल में एक घटना आपने देखी होगी, मौसम खराब हो गया और बृजभूषण शरण सिंह जो हमारे यहीं के हैं, गोंडा के ही हैं, और मैं भी गोंडा से ही हूँ। तो बृजभूषण शरण सिंह एक सांसद हैं, आपको बता दूं, कैसरगंज के सांसद हैं। तो वो भाजपा से हैं, तो वो गोंडा के सांसद नहीं, कैसरगंज के सांसद। गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह है, राजा भैया मनकापुर के। तो जो ये बृजभूषण शरण सिंह हैं, इनकी अगर बात करें तो ये बिहार चुनाव चल रहा है इस समय, वहीं पर गए थे प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर के, और वहीं पर मौसम बदला और ऐसे में पायलट ने क्या किया, धान के खेत में ही लैंडिंग करवा दी। क्योंकि मौसम बिगड़ गया था, दिक्कत हो सकती थी, वो बहुत ही क्षतिग्रस्त हो सकता था विमान इनका, इसलिए हेलीकॉप्टर, इनके पास 2-3 हेलीकॉप्टर है लगभग, उसको जो है उतारा गया, फिर वही लैंडिंग करवाई गई। और इस तरीके से आपने देखा होगा। तो हेलीकॉप्टर वगैरह जो उड़ते हैं बेटा, वो क्षोभ मंडल में उड़ते हैं, और जो हवाई जहाज उड़ती है वो समताप मंडल में, इसके ऊपर वाले मंडल में उड़ती है। और जहां पर सैटेलाइट वगैरह सेट किए थे, जहां से हमारा फोन वगैरह, जैसे हम यहाँ से फोन मिलाए, हेलो हम फोन करते हैं, तो हम पहले यहाँ से फोन करेंगे, सैटेलाइट पे हमारे नजदीकी टावर पे जाएगा, टावर सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, सैटेलाइट उस टावर के पास जाएगा जहां पर आपने फोन लगाया, और वो टावर जो होगा उस फोन पर जाएगा, उस नंबर पर जाएगा। इस तरह इतनी देर में हमारा बात जो है हो पाती है। तो आप सोचो इतना लंबा प्रक्रिया होती है, और तुरंत हम लोग जो है बातचीत कर पाते हैं। तो सैटेलाइट जो होते हैं वो, उसके ऊपर एक मंडल होता है आयन मंडल, उस आयन मंडल में सैटेलाइट वगैरह उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह उसमें सेट किए जाते हैं। तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है, सामान्य ह्रास दर यहीं पर होती है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा यानी ट्रोपोपॉज भी कहा जाता है। सबसे ऊपरी परत की बात करें तो उसको एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल कहते हैं, और यह वायुमंडल की सबसे बाहरी और सबसे ऊपरी परत है जो लगभग 640 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होती है और धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। इसके बाद में इसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ गैसों का घनत्व, डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। इसमें मुख्य रूप से सबसे हल्की गैसें जैसे कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बहिर्मंडल में आपको मिलेगी, हीलियम गैस मिलेगी, यही सब गैसें आपको पाई जाएगी। जो सबसे गैसी गैस है, मतलब जो सबसे हल्की गैसें होती है। इसलिए हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? यही सब, हीलियम, हाइड्रोजन, यही सब गैस भरी जाती है जो हल्की होती है। इस परत के बारे में जानकारी उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों के माध्यम से मिलती है कि वहां पर जो है ये गैसें हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, चक्रवात यानी साइक्लोन किसे कहते हैं? देखिए चक्रवात की अगर बात करें बेटा,
तो चक्रवात को अंग्रेजी में साइक्लोन और प्रति चक्रवात को एंटी साइक्लोन कहते हैं। चक्रवात कुछ इस तरीके से हवाएं इसमें क्या होती है, ऐसे घूमती रहती है। एक प्रकार की वायुमंडलीय विक्षोभ है, एटमॉस्फेयर डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जिसमें वायु एक विशाल द्रव्यमान एक एवं निम्न दाब यानी लो प्रेशर के केंद्र के चारों ओर तेजी से घूमती है, ठीक है। विशेषता इसकी यह है कि केंद्र में निम्न वायु दाब बनता है। इसमें चक्रवात के केंद्र में वायु दाब आसपास के क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम होता है, तो केंद्र में वायु दाब कम होता है और बाहर के क्षेत्र में वायु दाब अधिक होता है। ऐसे में जो होता है, हवाओं की गति, हवाएं उच्च दाब से निम्न वायु दाब के क्षेत्र की तरफ तेजी के साथ अंदर की तरफ घूमती हुई आती है। हमेशा ध्यान रखेंगे, जो हवाएं होती हैं वो उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब के क्षेत्र की तरफ ज्यादा आती हैं। हवाएं हमेशा ध्यान रखिए उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब के क्षेत्र में आती है। उच्च वायु दाब कहां पर बनेगा बेटा, जैसे जो हवा आपकी ठंडी होगी वह उच्च वायु दाब का निर्माण करेगी, क्योंकि ठंडी हवाएं वजन में ज्यादा होती है तो दबाव ज्यादा डालेंगी, तो वहां पर कौन सा बनेगा, वहां पर उच्च वायु दाब क्षेत्र बनेगा। और गर्म हवाएं हल्की होती हैं, ऐसे में हल्की हवाएं जो होती हैं वो गर्म होती हैं, इसलिए वहां पर उच्च वायु दाब ना बनकर के बल्कि निम्न वायु दाब बनता है जहां पर हवाएं गर्म होती है। तो गर्म हवाओं के समय में वायु दाब निम्न होता है, ठंडी हवाओं के समय में वायु दाब अधिक होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। इसीलिए आप देखिए गर्मियों के महीने में आप कोई अलाव जलाते तो उसका धुआं ऊपर की ओर उड़ता उड़ता चला जाता है, ठीक है, लेकिन ठंडियों के महीने में आप देखते जो कोहरा होता है वो नीचे की तरफ झुकता हुआ प्रतीत होता है, नीचे की तरफ आता है, क्योंकि वो वायु से वजन में ज्यादा है, इसलिए वो कोहरा नीचे की ओर आता है ढनकता हुआ। लेकिन गर्मियों में आपको ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि गर्मियों में वायु जो होती है गर्म होती है तो ऊपर की ओर भाग जाती है, लेकिन वही वायु जब ठंडी होती है तो वो नीचे की ओर धंसती चली जाती है, ठीक है, क्योंकि वो वजन उसका ज्यादा हो जाता है। तो हमेशा जो होता है उच्च वायु दाब का क्षेत्र कहीं पर मानते क्रिएट है, उच्च वायु दाब से हवाएं निम्न वायु दाब के क्षेत्र में जाती हैं। और चक्रवात में क्या होता है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बीच में रहता है केंद्र में, तो हवाएं वही केंद्र में जो उच्च वायु दाब की हवाएं सब जो है ठंडी हवाएं सब गर्म हवाओं की तरफ घूमने की जाती रहती है, तो वो घुमा देता है, घूमती रहती है, हवाएं इस तरीके से घूमती रहती है। और बारिश, अब जहाँ ठंडी हवा और गर्म हवा एक तरफ से मिलती है तो क्या हो जाता है, वो बारिश की बूंदे बन जाती है, यानी कि बूंदे बन जाती हैं और ऐसे में बारिश होती है। बिच्छू को बोलते हैं संघनन की प्रक्रिया। जैसे मान लेते आपने अगर नहीं देखा होगा तो ये बोतल है आपका ठंडा का, ठंडा आपने कभी पिया होगा तो ठंडा जैसे मान लेते फ्रीज से निकाल करके आप रखते हैं, तो बाहर जैसे रखते हैं तो कुछ देर के बाद में आप देखते 2 मिनट के बाद में इस प्लास्टिक की बोतल से जो ठंडा होता है वो बाहर निकल आता है, मतलब बूंदे, उसमें पानी की बूंदे छप जाती है ऊपर ऊपर, तो वो ठंडवा बाहर नहीं निकलता है, वो पानी होता है, पानी नहीं होता। कैसे होता है वो हवाएं बाहर से टकराती है, उसी हवा का संघनन होता है। क्योंकि ये जो बोतल होता है ऑटोमेटिक ज्यादा ठंड होता है, बहुत ज्यादा ठंड होता है, क्योंकि वो फ्रिज में रखा था और बाहर का वातावरण जो है गर्म है और फ्रिज का वातावरण जो था वो बेटा वो ठंडा था, तो बोतल बहुत ठंडा है और बाहर की हवाएं जो आई गर्म गर्म आई। वही गर्म हवाएं जो होती हैं, गर्म हवाएं जो होती है वो उच्च वायु दाब का निर्माण करती हैं, और ये यहाँ पर बोतल जो होता है निम्न वायु दाब का क्षेत्र है। यहाँ पर क्या होगी, प्रेशर लगातार यहाँ पर हवाएं वो जो हुई गर्म हवाएं आएंगी। अब जब गर्म हवाएं बेटा यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, गर्म हवाएं यहाँ पर आ रही हैं तो क्या हो रहा है, गर्म हवाएं यहाँ पर आएंगी तो क्या होगा, यहाँ पर इसे टकराती है तो वही ठंडी चीज टकराती है तो वो एक प्रकार से संघनन हो जाता है, तो यहाँ पर बूंदे बन जाती हैं। तो हवा जो बाहर की वही हवा जो होती है वही बूंद बन जाती है, ना कि प्लास्टिक के बोतल के अंदर से चीजें निकल जाती है इसमें, ठीक है। इसी प्रक्रिया को संघनन कहते हैं कि वही हवा जो होती है वही बूंद बन जाती है, ना कि प्लास्टिक के बोतल के अंदर से चीजें निकल जाती है इसमें, ठीक है। इसी प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, इसी के द्वारा बारिश होती है। तो हवाओं की गति जो होती है, हवाएं उच्च वायु दाब क्षेत्र से, यानी जहां पर उच्च वायु दाब होता है वहां से निम्न वायु दाब के क्षेत्र की तरफ ज्यादा जाती है, की तरफ बढ़ती हैं। जो होती है हवाएं उच्च वायु दाब क्षेत्र से, यानी जहां पर उच्च वायु दाब होता है वहां से निम्न वायु दाब के क्षेत्र की तरफ ज्यादा जाती हैं। ये ठंडी हवाएं जो होती है गर्म हवाओं की तरफ बढ़ती हैं, तेजी से अंदर की तरफ घूमती हुई आती हैं, जिसके कारण से तेज हवाएं और तूफान उत्पन्न होते, पानी भी बरसता चक्रवात के समय में। घूर्णन की दिशा, देखिए उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल यानी कि क्लॉकवाइज ही घूमती हैं, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध क्या है, जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है तो इसका जो उत्तरी गोलार्ध होगा ये होगा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और ये होगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो हवाएं जो होती है बेटा उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा में घूमती। घड़ी की सुई कैसे घूमती है, इस तरीके से, ये होता है आपका क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, क्लॉकवाइज, यानी इस तरीके से हवाएं इस तरीके से घूमती है, इस तरीके से, ठीक है। जबकि इसमें उत्तरी गोलार्ध में हवाएं इस तरीके से घूमती है, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि ये दिशा होती है, ये वाली। इसमें कौन सी दिशा होती है, ये वाली, ठीक है, ये इस तरीके से घूमती है। इसमें क्या होता है, इस तरीके से, इस तरीके से, यानी इधर के इधर घूमती है, ये जो है ये इधर से घूमती है और ये इधर से घूमती है। क्लियर। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो अक्सर विनाशकारी होते हैं। उष्णकटिबंध मतलब होता है ऐसा इलाका जहां पर खूब गर्मी होती है। उष्णकटिबंध में बारिश भी होती है। उष्णकटिबंध कहां पर होता है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का जो इलाका है ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसके 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे, इसी इलाके को बेटा हम उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। पूरा का पूरा इलाका पृथ्वी का जो होता है इसको हम उष्णकटिबंध कहते हैं। जहां पर मैंने ब्लैक ब्लैक करके कर दिया, पूरा का पूरा इलाका उष्णकटिबंध कहलाता है। यहाँ पर
वर्ष भर सूर्य भगवान हमेशा लंबवत चमकते हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर बारिश भी खूब दबा के होती है। ठीक है, यहाँ पर जो चक्रवात होते हैं विनाशकारी होते हैं, जैसे भारत में तूफान जो आता है विनाशकारी है, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो ठंडी के इलाके में आते हैं। ठीक है, जो जहां पर ठंडी पड़ती है। पृथ्वी का वह इलाका जो शीतोष्ण में आता है, ये देखो ये उष्ण हो ही गया आपका। शीतोष्ण में आपका क्या आएगा, ये वाला इलाका आएगा। ठीक है, ये नीचे वाला इलाका आएगा, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका, ये सब आपका आता है शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक है, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय में क्या होता है, ये अक्सर अपने साथ भारी वर्षा यानी तेज हवाएं और विनाशकारी लहरें स्टॉर्म लाते हैं, यानी कि दोनों विनाशकारी ही होते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, महासागरीय धाराओं यानी ओशियन करंट्स के दो प्रमुख उदाहरण लिखिए। महासागरीय धाराओं के दो प्रमुख उदाहरण। देखिए, महासागरीय धाराएं जो होती हैं महासागरों के भीतर एक निश्चित दिशा में बहने वाली विशाल जलराशियां होती हैं जो एक निश्चित दिशा की ओर बहती हैं, जो नदियों की तरह होती हैं। ये पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी घूमती कैसे बेटा, अपने अक्ष पर घूमती पृथ्वी। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ पृथ्वी घूमती कैसे है। क्योंकि पृथ्वी का अक्ष ये होता है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई पृथ्वी। आप देखते हैं यहाँ पर इसका वो है, लेकिन यहाँ से झुकी हुई पृथ्वी इस तरफ है 23.5 डिग्री, यानी यहाँ से लेकर के इस तरफ ये और नीचे वाला ये, यहाँ के बीच में 23.5 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है ये, और ये घूमती, ये पृथ्वी जो घूमती, ये देखिए ये घूर्णन होता है पृथ्वी का। ये क्या होता है, घूर्णन होता है। इसकी वजह से जो समुद्री लहरें उत्पन्न होती हैं, इसी घूर्णन की वजह से, यानी अपन अक्ष पर जब घूमती पृथ्वी, यही इसी से क्या होता है, इसी से पृथ्वी पर दिन और रात होती है। साथ ही साथ दिन और रात के साथ साथ इसमें क्या होता है, दिन और रात तो भी होती है। और इससे क्या होता है, इससे इसी घूमने की वजह से ही पृथ्वी पर जो है धारा, ये पृथ्वी घूमती, खूब तेज से घूमती लटकों की भांति। इससे क्या होता है, इससे समुद्र में क्या होती है, लहरें भी उत्पन्न होती है। बात ध्यान रखिए। और पृथ्वी जो इस तरीके से ये अपने अक्ष पर तो घूमती ही है, साथ ही साथ में ये पृथ्वी जो होती है इस तरीके से सूर्य भगवान का चक्कर भी लगाती है। तो ऐसे में क्या होता है, सूर्य का जब चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो ऐसे में क्या होता है, सूर्य का चक्कर लगाती है, इससे मौसम बदलता है। 365 दिन में एक बार चक्कर लगाती है, एक बार ठंडी गर्मी बरसात इस तरीके से पड़ता रहता है। ठीक है, ये रहा पृथ्वी का घूमने का उस तरीका जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, और भी चीजों को अगर आप समझना चाहें बेटा, और भी चीजों को आप अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के घूर्णन हवाओं, तापमान और घनत्व में अंतर जैसे कारकों से उत्पन्न होती हैं। इन्हें मुख्य रूप से गर्म धाराएं और ठंडी धाराओं में बांटा जा सकता है। ये बात ध्यान रखिए। दो प्रमुख उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं इन चीजों को। पहली है गल्फ स्ट्रीम की धारा। ठीक है, देखिए यह एक गर्म महासागरीय धारा है, गल्फ स्ट्रीम की धारा। ठीक है, वितरण की अगर बात की जाए तो यह मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर के उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी पूर्वी दिशा में बहती है। मैक्सिको की जो एक प्रकार से ये है। ठीक है, इसके महत्व की अगर बात की तो यह यूरोप के पश्चिमी तटों को गर्म रखती है और उनके बंदरगाहों को शीत ऋतु में जमने से बचाती है। ठीक है, जिससे समुद्री व्यापार चलता रहता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखिए। और दूसरी धारा होती है लेब्राडोर की धारा। मैंने एक गल्फ स्ट्रीम बताई जो गर्म जल धारा है, जो मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है, और दूसरी धारा ये है लेब्राडोर की धारा। ये बेसिकली बेटा ये ठंडी जल धारा होती है, महासागरीय धारा है, ठंडी धारा है। ये आर्कटिक क्षेत्र से दक्षिण की ओर, खासकर कनाडा के पूर्वी तटों के पास बहती है। इसका महत्व यह है कि यह न्यूफाउंडलैंड के पास गर्म गल्फ स्ट्रीम के से मिलती है, और जहां घने कोहरे यानी फॉग का निर्माण होता है, जो मत्स्य उद्योग के लिए यानी मछली उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन इलाका माना जाता है। ये हो गया आपकी समुद्री धाराएं। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ज्वार और भाटा। इसको आप टाइड्स कहते हैं। उत्पन्न होने के मुख्य कारण क्या है, ज्वार भाटा। देखिए समुद्र की लहरें जो उत्पन्न होती हैं, ज्वार भाटा। ज्वार माने होता है समुद्र, देखिए ज्वार माने होता है समुद्री लहरें ऊपर उठना, ये ज्वार हो गया। और नीचे गिरने को भाटा, ऊपर उठने को ज्वार, नीचे गिरने को भाटा। यानी जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं तो ज्वार, और जब नीचे गिरती तो उसको भाटा कहते हैं। ठीक है, इसी को ज्वार भाटा कहा जाता है बेटा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा यही होता है। ज्वार भाटा में होता यह है कि जैसे ज्वार माने होता है जब समुद्री लहरें ऊपर की ओर उठती हैं तो उसको ज्वार कहा जाता है, और जब वही चीज नीचे जो है धंसती है तो उसको हम भाटा कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ज्वार भाटा की अगर बात की जाए बेटा तो यही होता है। महासागरीय जल के स्तर का दिन में 2 बार नियमित रूप से ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, जिसमें हाई टाइड कहते हैं इसको, यानी कि ये अधिक ज्वार होता है। ठीक है, और नीचे गिरना जो होता है भाटा यानी लो टाइड जिसको कहते हैं। इसके उत्पन्न होने के मुख्य 2 कारण होते हैं। ठीक है, पहला तो होता है आपका चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसकी वजह से ये ऊपर और नीचे जो है धाराएं उठती हैं।
और सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं जो महासागरीय जल को अपनी ओर खींचते हैं। जो अपनी ओर सूर्य और चंद्रमा खींचते हैं जो है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, तो वो धारा मतलब कि वो ज्वार ऊपर की ओर उठता है। कभी कभी तो दिन में कम से कम 2 बार खूब ऊंची ऊंची धाराएं उठती हैं, तो उसको ज्वार कहा जाता है। ठीक है, हाई ज्वार। चूंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है और उसका उपग्रह है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक प्रभावी होता है। और ज्वार आने का मुख्य कारण जो है यही चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जो होता है, ये जो फोर्स होता है बेटा, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, परिक्रमण करते हैं। इस संयुक्त घूर्णन से एक बल उत्पन्न होता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। आप देखते कभी भी जब आप जो है यह बल हमेशा केंद्र से बाहर की ओर लगता है। चंद्रमा के सामने वाले भाग पर गुरुत्वाकर्षण जो होता है बल से ज्वार आता है, जबकि उसके विपरीत भाग पर इसी अपकेंद्रीय बल की वजह से भाटा आता है। अपकेंद्र बल ये होता है, एक होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जब आप देखते हैं, एक मौत का कुआं आपने देखा होगा, मौत के कुआं में एक मोटरसाइकिल वाला होता है, मोटरसाइकिल को ऐसे से घुमाता है। मोटरसाइकिल कैसे घुमाता है बेटा, एकदम से लगता है कि वो एकदम से लड़ा देगा जाकर के। मोटरसाइकिल ऐसे ऐसे कुआं बना रहता है, उसी ऐसे कुआं थोड़ा चौखंटा बना रहता है, ऐसे इस तरीके से बना होता है। ठीक है, उसी कुएं में ऐसे घुमाता है मोटरसाइकिल ऊपर से, और ऊपर से ऐसे हम जैसे लोग जो होते हैं वो 10 रुपए की नोट निकालते हैं और ऐसे जो है हाथ से पकड़ाते हैं। वो मोटरसाइकिल वाला हैंडल छोड़ करके उस कुएं में मोटरसाइकिल खूब स्पीड से नचाता रहता है, और वो आकर के वो पैसा 10 रुपए का नोट छीन लेकर के चला जाता है। और आप दंग रह जाते कि इतना ऊपर ये मोटरसाइकिल चला रहा है, और एकदम खड़ी मोटरसाइकिल होती है, इसी ऐसे चलाता है, इस पर मोटरसाइकिल चला रहा होता है, ऐसे घुमा रहा होता है, वो गिरता क्यों नहीं? वहां पर अभिकेंद्र बल लगता है, इस वजह से वो मोटरसाइकिल वाला गिरता नहीं है। आप मोड़ पर देखते होंगे, मोड़ पर अपनी मोटरसाइकिल बाइक को इस तरीके से लेटा करके घुमाते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल गिरती नहीं है, क्योंकि वहां पर अभिकेंद्र बल होता है। कभी मोड़ पर आप देखते हैं, जो मोड़ होता है जहां से आप मोड़ते एकदम से वहां पर थोड़ा सा ढलान बनी रहती है। मोड़ हमेशा देखते हैं इस तरीके से होता है, थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि यहाँ पर जहां से मुड़ाव होता है एकदम से, जो नगीचे वाला भाग होता है, नजदीक वाला, वहां पर क्या होता है, गड्ढा, मतलब कि वहां पर थोड़ा सा झुकाव होता है, और जैसे से आप उस और दूर से मोड़ना चाहते हैं वहां पर ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से बनाया जाता है कि जो है अभिकेंद्र बल वहां पर लगे। हालांकि सड़क बनाने वाले शायद इसको नहीं जानते हैं, इंजीनियर वगैरह जो उसको पास करते हैं उनको पता होता है, लेकिन जो सड़क बनाते हैं उनको नहीं पता होता है, लेकिन वो बना देते हैं क्योंकि वो उनको अनुभव है इतना। ठीक है, तो यही बल होता है। आगे समझे। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम क्या है इसको बताएं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की बात की है तो प्रकृति की एक मौलिक कार्यात्मक इकाई है। यह किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवित जीवों, खास करके जैविक घटक मतलब जैसे वनस्पति हो गई, जीव जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, ये सब जैविक घटक है। उस क्षेत्र के निर्जीव पर्यावरण क्या होता है, अजैविक घटक होता है। अजैविक घटक के बीच होने वाली जटिल पारस्परिक क्रिया यानी इंटरेक्शन को दर्शाता है, जिसमें क्या होता है, एक जैविक घटक यानी जिसमें जीव होता है, अजैविक घटक, दोनों के बीच में पारस्परिक क्रिया जो होती है ये इसमें होती है, खास करके इकोसिस्टम में। घटक की बात की, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक को बायोटिक और अजैविक घटक को अबायोटिक कहते हैं। उत्पादक, जैविक घटकों में उत्पादक आता है। उत्पादक जैसे हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन प्रकार के पौधों को हम क्या कहते हैं? उन प्रकार के पौधों को हम बेटा क्या बोलते हैं? उत्पादक कहते हैं। दूसरे होते हैं जो उन उत्पादकों को खाते हैं, उनको उपभोक्ता कहते हैं। जानवर जो पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको हम उपभोक्ता कहते हैं, खास करके प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता दूसरे होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरे होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता सर्वाहारी कहलाते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। ठीक है, और अगला होता है आपका अपघटक। अपघटक जैसे जीवाणु, विषाणु, कटक, कवक जो होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं, बहुत महीन जो पैरामीशियम, अमीबा वगैरह, वो सब जो मृत जीवों को विघटित कर देते हैं, जो मृत जीव होते हैं, मर जाते हैं, उनको सड़ा गला देते हैं, उन्हीं को हम कवक का मतलब उन्हीं को हम अपघटक कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कंपोनेंट्स, दूसरा घटक होता है जो है इकोसिस्टम का, वो होता है अजैविक घटक यानी अबायोटिक। अजैविक घटक की अगर बात करें बेटा, अजैविक घटक जो होता है सूर्य का प्रकाश जैसे हो गया, हवा है, पानी है, मिट्टी है, तापमान है, जलवायु है, ये सब अजैविक घटक है। इसमें जीवन नहीं होता है। इसमें जीवन होता है वो जैविक घटक, इसमें जीवन नहीं होता है वो अजैविक घटक के नाम से जाने जाते हैं। और जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो क्रियाएं होती हैं, उन्हीं क्रियाओं के द्वारा निर्माण होता है इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम का अध्ययन करने वाले शास्त्रीय विज्ञान को इकोलॉजी के नाम से हम जानते हैं।
एक पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है एक छोटी इकाई होती है, जैसे कि एक तालाब भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, या एक पेड़ भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। वहां से लेकर के एक बड़ी इकाई जैसे कि एक जंगल पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, एक महासागर भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ठीक है। एक झील भी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, चूंकि एक झील में आप देखते हैं जल भी है, तो जल क्या है, जल क्या होता है आपका, जल जो होता है ये अजैविक घटक है, और उसमें मछलियां, तमाम जीव जंतु और वनस्पतियां में खास करके सवार हो गया, शैवाल हो गया इसको कहते हैं, या फिर और चीजें हो गई जो वो सब आपके जैविक घटकों की श्रेणी में आ जाते हैं। तक हो सकता है सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और ऊर्जा का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ एनर्जी और पोषक तत्वों का चक्रण जो होता है बेटा न्यूट्रिएंट साइकिल, इस तंत्र को गतिशील बनाए रखते हैं, यानी कि जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके द्वारा ये चलायमान होते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को यहाँ तक समझा। आगे हम बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, इस वजह से थोड़ा लंबा होगा क्लास, नहीं तो इसको मैं बहुत तीव्र गति से पढ़ा भी सकता था। खंड बा की अगर बात की बेटा, तो खंड बा में सेक्शन बी जिसको कहते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैंने रखा है, इनकी संख्या मैंने 8 की संख्या में रखी है, 8 प्रश्न है, ठीक है। और इनको मैंने 300 शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। अब इनको आपको एग्जाम में 150 शब्दों में इनको लिखना होता है, अति लघु उत्तरीय जो मैंने आपको बताया था उसको 50 शब्दों में। तो मैंने जो प्रश्न अभी बताए हैं वो अति लघु उत्तरीय टाइप के, मतलब लघु उत्तरीय टाइप के ही बता दिए हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, और ये आपको दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। और उसके बाद 5 मिनट दीर्घ उत्तरीय और रखा, जिसको मैंने कम से कम 700-800 शब्दों में मैंने उसको लिख रखा है। तो कुल मिलाकर के आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से जानकारी मिलेगी, और एक बेहतर अंदाज में चीजें आप पढ़ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, पहला लघु उत्तरीय का पहला, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वीडियो मैंने बना रखा है, आपने इसको नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 ईस्वी में भूगोल के एक मील का पत्थर है, यानी कि एक माइलस्टोन का काम करता है। इसके जैसा हार्डिच कोई नहीं। जैसे कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या जो है जिस तरीके से उसमें है भारतीय क्रिकेट टीम में, ऐसे ही जियोग्राफी में खास करके पर्वत निर्माण की बात हो, या पृथ्वी पर महासागरों महाद्वीपों की उत्पत्ति की बात हो, वहां पर वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत बहुत ही जबरदस्त है। वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के आधार पर ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूरी की पूरी टिकी हुई है। हालांकि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की बड़ी आलोचना की गई, ठीक है, लेकिन जब तक ये सिद्धांत नहीं कोई व्यक्ति पढ़ता तब तक जो है ज्योग्राफी अधूरी मानी जा सकती है। जिसने यह विचार प्रस्तुत किया कि पृथ्वी के महाद्वीप स्थिर नहीं है बल्कि समय के साथ साथ गति करते हैं। बिल्कुल सही बात कहा। सिद्धांत का मूल क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अल्फ्रेड वेगनर साहब ने माना कि लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप एक विशाल भूखंड, जिसको पैंजिया के नाम से जानते हैं, उसके रूप में जुड़े हुए थे, जिसके चारों ओर एक महासागर जिसको पैंथालासा नाम दिया गया है वो फैला हुआ था। समय के साथ पैंजिया टूट करके छोटे छोटे भूखंडों में विभाजित हो गया, जो वर्तमान स्थिति में विस्थापित हो गया। मैं आपको अगर समझाने का प्रयास करूं, इसको मैं एक बार पैंजिया और पैंथालासा को समझा दूं, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे परेशान होते, गुरुजी चैप्टर वाइज वीडियोस आप नहीं दे रहे हैं। बेटा चैप्टर वाइज से लाख गुना अच्छा ये है जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में समझा दे रहा हूं। यहाँ पर आपका देखो लगभग में 10 चैप्टर आज आपने समझा। आपने चक्रवात के बारे में जाना, आपने वर्षा कैसे होती मैंने आपको बताया, आपने जो है इकोसिस्टम आपने समझा, आपने भौतिक भूगोल के बारे में जाना, उसका जो है प्रकृति, विषय क्षेत्र, उसकी परिभाषा, साथ ही साथ में मैंने और क्या बताया आपको, भूकंप बताया, ज्वालामुखी बताया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको बता दे। तो ये सब अपने आप में एक चैप्टर है, सारे चैप्टर्स को आप समझते चले तो रिकॉल हो रहा है आपका। एक जबरदस्त लेक्चर है ये, ऐसा आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। जिस तरीके से मैं आपको समझा करके पढ़ा रहा हूँ ऐसा आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला। तो आपके लिए क्या है बेटा, देखिए पहले क्या था पृथ्वी पर, वेगनर कहते हैं कि पहले पृथ्वी जो थी इस तरीके से, इस पर एक जो है भूखंड हुआ करता था। इस भूखंड का नाम उन्होंने क्या दिया था, पैंजिया। और इसके चारों तरफ जो है विशाल जो है जलराशि थी। इसके चारों ओर क्या थी बेटा, इसके चारों ओर जो थी विशाल जलराशि हुआ करती थी। इसी विशाल जलराशि को क्या कहा गया, इसी विशाल जलराशि को उन्होंने क्या कहा था, पैंथालासा नाम दिया, ठीक है, पैंथालासा कहा। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे तमाम प्रकार के बल, तमाम प्रकार के फोर्सेस की वजह से समय बीतता गया, और बहुत सारे समय बीतने के बाद में यही जो भूखंड था कुछ इस तरीके से बन करके तैयार हुआ। ये भूखंड इस तरीके से बना। अब इसकी अगर मैं बात करूं बाबू, ये देखिए यही पैंजिया जो होता था 2 खंडों में बट जाता है।
यही पैंजिया दो खंड में बढ़ जाता है, एक जो है ऊपर भाग निकल जाता है और एक भाग जो है इसका नीचे की ओर सट जाता है। और ये बीच की जो सकरी जल राशि आपको दिखाई पड़ रही है, बीच का जो एक प्रकार से जो जिस जल राशि से टूटा, उस जल राशि को क्या कहा गया? देखिए, इसको कहा गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसको कहा गया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड को ही एक दूसरा नाम भी है इसका लारेसिया। ठीक है, चाहे लारेसिया कहो ऊपर वाले भाग को, चाहे अंगारा लैंड को, और चाहे इसको गोंडवाना लैंड को। गोंडवाना लैंड तो इसका एक ही नाम है, इसका लारेसिया अंगारा लैंड। ठीक है, और जो बीच की जिस जल राशि से दोनों भाग अलग हुए थे, उस जल राशि को बेटा क्या कहा गया? इसको कहा गया टेथीज सागर। टेथीज सागर या टेथिस सागर। ठीक है, इसी को बाद में चल के कुछ लोगों ने कहा कि टेथिज भूसन्नति भी थी। तो भूसन्नति को जियो सिंक्लाइन कहते हैं, एक सकरा पतला सा गड्ढा होता है, उसी को सिंक्लाइन कहते हैं। तो फिर ये जल राशि बनी अंगारा लैंड। तो फिर उसका समय बीतता गया, और जो वर्तमान जो हमारे समझ पृथ्वी है, उसकी अगर बात करें बेटा, तो वर्तमान पृथ्वी पर क्या है? ये पृथ्वी है अपनी। अब यहाँ पर पृथ्वी पर आप देख रहे होंगे, जैसे कि ये जो अंगारा लैंड से इतने भाग टूटे, से उत्तरी अमेरिका है, और आपका मतलब पूरा यूरोप महाद्वीप हो गया, पूरी एशिया महाद्वीप उत्तर का पूरा भाग। ठीक है, और खास करके आपका ग्रीनलैंड वगैरह सब आपका ये अंगारा लैंड से निकला। जैसे कि आपका उत्तरी अमेरिका यहाँ पर हो गया, ठीक है, आपका जो है ग्रीनलैंड यहाँ पर हो गया, आपका यूरोप महाद्वीप ये, और पूरा का पूरा ये एशिया वाला महाद्वीप पूरा का पूरा ये, और थोड़ा सा द्वीप जो ऊपर है, यानी ये सब ऊपर वाले जितने भी हैं ये अंगारा लैंड से निकले। और जो अपना ये दक्षिणी भारत हो गया, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप हो गया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, और यहाँ पर जो भी और छिटपुट देश जो श्रीलंका वगैरह है, ये सब आपके जो है गोंडवाना लैंड से टूट करके अलग हुए। तो यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछे आप बता देंगे। तो आज जो वर्तमान महाद्वीप हमारे समझ दिख रहा है, वो ऐसे शुरुआत में नहीं था, पहले इस तरीके से था, फिर इस तरीके से हुआ, और फिर जो है जाकर के इस तरीके से हमारा पृथ्वी में तमाम प्रकार के महाद्वीपों और तमाम प्रकार के महासागरों का, खास करके 7 महाद्वीप और 5 महासागरों का निर्माण जो है वेगनर के महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के द्वारा इस तरीके से हुआ। महाद्वीपों का विस्थापन इस तरीके से हुआ, धीरे धीरे करके बढ़ते रहे, और आज भी एक दूसरे की तरफ खिसक रहे हैं। चलिए, तो यही है सिद्धांत का मूल मैंने आपको बता दिया था। आलोचनात्मक व्याख्या इसकी समझते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस। देखिए, बल की समस्या, द फोर्स प्रॉब्लम। जितना बल इन्होंने बताया वेगनर साहब ने, उतना बल पर्याप्त नहीं था इस सिद्धांत। वेगनर ने महाद्वीपों की विस्थापन के लिए 2 मुख्य बलों का सुझाव दिया। पहला बल था बेटा ज्वारीय बल। ठीक है, ज्वारीय बल, सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो बल बताया। और दूसरा बल बताया उत्प्लावन बल। ठीक है, तो उत्प्लावन बल और ज्वारीय बल जो था, ये दोनों जो है, या गुरुत्वाकर्षण जिसको कहते हैं, उसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। तो ये बल उतना पर्याप्त नहीं थे जितना बल जो है विस्थापन के लिए जरूरी था। तो यही चीज आलोचना इसकी होती है कि वैज्ञानिकों ने गणना की कि ये बल इतने कमजोर हैं कि वे महाद्वीप जैसे विशाल द्रव्यमान को हिलाने में असमर्थ हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल और ये ज्वारीय बल की वजह से जो महाद्वीप है एक दूसरे से टूटेंगे नहीं ना, एक दूसरे की तरफ जो है ये खिसकेंगे। ठीक है, ये बल कमजोर है। यदि ज्वारीय बल इतना शक्तिशाली होता तो पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन बहुत पहले ही रुक गया होता, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के जो बल है रोक देते, इसको घूमने ही नहीं पाती पृथ्वी। यह सिद्धांत महत्वपूर्ण, यह सिद्धांत महाद्वीपों को गति प्रदान करने वाले वास्तविक प्रेरक बल यानी मेंटल संवहन धारा की व्याख्या करने में बिल्कुल विफल रहा, और इसीलिए इस सिद्धांत की लगातार जो है आलोचना होनी शुरू हो गई। पहले इसकी आलोचना कुछ दिनों तक नहीं हुई, लेकिन बाद में आलोचना का शिकार होना पड़ा। विस्थापन की दिशा और समय की समस्या। देखिए, वेगनर ने तर्क दिया कि महाद्वीप मुख्य रूप से 2 दिशाओं में चले, पश्चिम की ओर ज्वारीय बल की वजह से जैसे अमेरिका, और भूमध्य रेखा की ओर उत्प्लावन बल यानी कि उत्प्लावन बल की वजह से जैसे प्रायद्वीपीय भारत जो है वो पश्चिम की ओर जो है बढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चीजें बताई ये भी उतना ज्यादा पर्याप्त नहीं था। आलोचना यह हुई इसकी, यह स्पष्ट नहीं था कि महाद्वीप एक कठोर परत यानी सियाल के रूप में महासागरीय तल की नरम परत यानी सीमा पर कैसे तैर सकता है। तो ये चीजें उस समय क्लियर नहीं थी। तो यही सब चीजें इनकी करके आलोचना होती है, ये बात आप ध्यान रखिए। यह प्रक्रिया समुद्री तल की चट्टानों में भारी घर्षण पैदा करती, जो संभव नहीं था उस समय।
इसका महत्व ये सिग्निफिकेंस ये इस सिद्धांत का भले ही आलोचना विद्वानों ने करी हो, लेकिन इसका महत्व ये कि आलोचनाओं के बावजूद वेगनर का यह सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने पहली बार यह विचार दिया कि पृथ्वी गतिशील है। इसके प्रमाण जैसे महाद्वीपों का जैसे जिगसाफिट जीवाश्मों की समानता और समान भूवैज्ञानिक संरचनाएं बहुत मजबूत हैं। जैसे आज भी आप देखते हैं जो दक्षिणी अफ्रीका है, वहां की कुछ विशेषताएं दक्षिणी भारत से मिलती जुलती, वहां की वनस्पतियां और दक्षिणी भारत की वनस्पतियां कुछ कुछ सेम मिलती हैं आपको, कुछ भाषाओं में भी समानता आपको दिखाई पड़ती है दक्षिणी भारत में। ऐसे ही तमाम सारी चीजें आपको मिलती है। तो चूंकि दक्षिणी भारत जो है अपना वहीं से अफ्रीका से टूट करके आए, मेडागास्कर से टूट करके बाद में प्लेट विवर्तन के सिद्धांत ने, चूंकि इस प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो आई, तो ये वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के आधार पर ही आई है। ठीक है, बाद में प्लेट विवर्तन के सिद्धांत ने इन्हीं प्रमाणों को आधार मान करके महाद्वीपीय गति के लिए एक सही भौतिक तंत्र यानी मेंटल संवहन धाराएं प्रदान किया, और वेगनर के सिद्धांत को वैज्ञानिक स्वीकृति दिलाई किसने? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने। अकेले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के साथ है। यानी वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इन दोनों सिद्धांतों को अगर जोड़े तब जाकर के हमको यह पता चलता है कि प्लेटों का किस तरीके से जो है फैलाव हो रहा है, किस तरीके से प्लेटें एक दूसरे से खिसक रही हैं, एक चिपक रही हैं, अभिसरण हो रहा है, अपसरण हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब चीजें हम तभी समझ पाते हैं। बेटा अगर इन सभी चीजों का पीडीएफ आपको प्राप्त करना तो प्राप्त कर सकते हैं। वैसे अभी तमाम प्रकार की क्वेश्चंस और भी मैंने रखे हैं, और बाकी क्वेश्चंस जो होंगे हो सकता है अगली वीडियो में, अगला जो वीडियो आएगा अगला मॉडल पेपर मैं दूंगा, उसमें मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर को बता दूंगा। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं और क्लास लगभग ओवर हो चुकी है। तो अभी आपको मैंने 10 अति लघुत्तरीय समझा और एक लघुत्तरीय समझा है। अभी यहाँ पर 7 लघुत्तरीय प्रश्न बाकी हैं और 5 दीर्घोत्तरीय बाकी हैं। 7 5 12 क्वेश्चन अभी और बाकी हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। क्वेश्चंस की कुछ झलक मैं आपको दिखा दूं। भाई पूरा पीडीएफ नोट्स आपको ये है, और ये पीडीएफ नोट्स आपके ग्रुप में जो जहां पर आपको जोड़ा जाता है 100 रुपए लेकर के, वहां पर एक पीडीएफ नोट्स आपको ऑलरेडी मिल चुका है। इसमें पूरा नोट्स है, परीक्षा से एक दिन पहले आप इनको पढ़ करके जाइएगा, परीक्षा में सीधे तौर पर सब क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ नोट्स बड़ा लंबा मैंने बनाया है और बहुत ही बारीकी के साथ मैंने यहाँ पर नोट्स तैयार किए हैं, तो यहाँ पर सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो पूरा ये नोट्स प्राप्त करने के लिए और ऐसे तमाम प्रकार सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप एसएमएस कर सकते हैं। आप देखें कितना अभी और आपको पढ़ाना बाकी, तो ये सब चीजें मैंने आपको पीडीएफ में तैयार करके दे दिया है। ऐसे ही 2-3 प्रैक्टिस सेट और अवेलेबल है। ठीक है, ये तो एक है, ऐसे ही 2-3-4 प्रैक्टिस सेट और है, 4-5 प्रैक्टिस सेट आपकी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव का भी मैं यहाँ पर दे दूंगा आपको,